कभी कभी सन्नाटा भी चीखता है और उसकी आवाज किसी रहस्यमय कॉल की तरह हमारे ज़हन में गूंज जाती है। मेरा नाम अयान मल्होत्रा है। पेशे से मैं एक निजी डिटेक्टिव हूं और ये कहानी उस केस की है जिसने मेरी जिंदगी की सोच को ही बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं थी, ये एक ऐसा रहस्य था जो समय के साथ और भी गहराता गया। और इसकी शुरुआत हुई एक अनजाने नंबर से आई एक कॉल से। उस रात जब सब कुछ शांत था, मेरे मोबाइल पर रात 2:63 एक कॉल आया। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ नंबर +91 6669 1313। मैंने कॉल उठाया, लेकिन उधर से सिर्फ एक धीमी आवाज आई, वो मारा जाएगा, उससे पहले तुम कुछ कर नहीं पाओगे। मैंने झट से पूछा, कौन मारा जाएगा, कौन बोल रहा है? लेकिन कॉल कर चुकी थी। मैंने नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी सैटेलाइट बाउंड सर्वर से आया था, यानी पूरी तरह अनट्रेसेबल। अगली सुबह इंस्पेक्टर रवि शर्मा का कॉल आया। वो मेरा पुराना दोस्त भी है और कई मामलों में साथ भी काम कर चुके हैं। उसने कहा, अयान, एक अजीब केस आया है, तुम्हें आना पड़ेगा। मैंने पूछा, क्या हुआ है? उसने कहा, एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर राघव मेहरा अपने ही क्लिनिक में मृत पाए गए हैं। हालत कुछ अजीब है, लगता नहीं कि ये सिर्फ मर्डर है। मैंने तुरंत जैकेट उठाया और निकल पड़ा उस जगह जहां एक रहस्य मेरा इंतजार कर रहा था। क्लिनिक शहर के पॉश इलाके में था। बाहर पुलिस लाइन थी, अंदर एक अजीब सी नमी, सन्नाटा और दहशत का मिश्रण। डॉक्टर राघव की लाश उनके ऑफिस की कुर्सी पर बैठी थी, आंखें खुली हुई, लेकिन शरीर बेजान। ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें डरा कर मारा हो। उनकी टेबल पर रखा रिकॉर्डिंग डिवाइस चालू था। मैंने प्ले बटन दबाया। रिकॉर्डिंग में एक महिला की आवाज थी, डॉक्टर, वो फिर से आ रहा है। मैं जब भी नींद में होती हूं, वो मेरे कमरे में होता है। उसकी आंखें लाल है और वो सिर्फ एक ही बात कहता है, तुम्हारा समय आ गया है। डॉक्टर राघव ने शांत स्वर में पूछा, क्या आपने उसका चेहरा देखा? महिला बोली, नहीं, लेकिन उसकी आवाज ठीक वैसी ही थी जैसी पिछली बार कॉल में थी। मैंने इंस्पेक्टर रवि की तरफ देखा। रवि, क्या कोई सीसीटीवी फुटेज है? सब बंद थे, अयान। क्लिनिक की पूरी बिल्डिंग का पावर रात 1:55 से 2:62 के बीच गुल था। और यही था वो टाइम जब मुझे वो कॉल आया था, रात 2:13 पर। मैंने डॉक्टर राघव की फाइलों की जांच शुरू की। एक फाइल ने मेरी नजर खींची, प्रिया सेन केस। ये वही महिला थी जिसकी आवाज रिकॉर्डिंग में थी। फाइल में लिखा था, मरीज में डिप्रेशन और स्लिप पैरालिसिस के लक्षण हैं, मगर यह साधारण मामला नहीं लग रहा। मरीज दावा करती है कि वो हर रात किसी अलौकिक शक्ति को महसूस करती है। मैंने तुरंत उसका पता निकाला और इंस्पेक्टर रवि के साथ उसके घर की ओर निकल पड़ा। प्रिया एक 28 वर्षीय आर्टिस्ट थी। जब हम उसके घर पहुंचे, वो डर के मारे कांप रही थी। जैसे ही मैंने अपना नाम बताया, उसने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। कमरे की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, एक लाल आंखों वाला साया, एक पेंडुलम की तरह झूलती घड़ी और एक हाथ जो किसी को खींच रहा हो। मैंने पूछा, क्या आप जानती हैं कि डॉक्टर राघव अब नहीं रहे? वो सन्न रह गई, धीरे से बोली, नहीं, लेकिन मुझे पता था कि अगला वही होगा। मैंने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? प्रिया ने कांपते हुए कहा, क्योंकि उसने मुझसे कहा था, अगला वही होगा जो मेरी बात पर यकीन करेगा। उस रात मैंने प्रिया के घर के बाहर रुकने का फैसला किया। वो कमरे में अकेली थी और मैं कार में बैठा हुआ क्लिनिक के सीसीटीवी बैकअप और क्लिनिकल रिपोर्ट्स की जांच कर रहा था। तभी 2:10 पर मेरे फोन में फिर वही नंबर ब्लिंक हुआ, +91 669 1313। मैंने कॉल उठाया। इस बार आवाज और भी डरावनी थी। अब तुम्हारा नंबर है, अयान। कॉल कट गया, लेकिन मेरे ठीक पीछे कुछ आहट हुई।
मैंने मुड़कर देखा एक परछाई जो धीरे धीरे सामने बढ़ रही थी। डर का चेहरा नहीं होता, लेकिन जब वो तुम्हारे ठीक पीछे खड़ा हो तो उसकी सांसें भी मौत की दस्तक बन जाती है। पिछली रात जो हुआ उसने मेरी नींद ही नहीं, मेरा आत्मविश्वास भी हिला दिया। मैंने कॉल उठाया था और उसी पल मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब मैं मुड़ा तो वहां कोई नहीं था, पर गाड़ी के शीशे पर एक अजीब सा धुंधला निशान था, किसी हाथ का जो अंदर की ओर से बना हो, जबकि मैं गाड़ी में अकेला था। मैंने तुरंत इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी को प्रिया के घर से दूर खड़ा किया। मैं जान गया था ये सिर्फ मर्डर केस नहीं है, ये कुछ और है, कुछ अलौकिक। सुबह होते ही मैं वापस प्रिया के पास गया। वो अब भी थकी हुई और डरी हुई लग रही थी। उसके पास बैठकर मैंने पूछा, प्रिया, तुम्हें पहली बार वो साया कब दिखा था? उसने धीरे से कहा, 3 महीने पहले, जब मैंने पहली बार एक अजीब सपना देखा था। एक पेंडुलम झूल रहा था और कोई आवाज कह रही थी, तुम्हारा समय आ गया है। मैंने उसकी ड्राइंग्स पर गौर किया। हर चित्र एक ही साए को दिखाता था, बस परिवर्तित पृष्ठभूमियों में। वो कहती रही, जब भी मैं सोने की कोशिश करती हूं वो मुझे दिखता है, वो मेरी ओर झुकता है और फिर अचानक मेरी आंख खुल जाती है, लेकिन उसकी परछाई अब भी कमरे में होती है। क्लिनिक से जब्त की गई फाइल्स में मुझे डॉक्टर राघव की एक निजी डायरी भी मिली थी। देर रात जब सब सो रहे थे, मैं उस डायरी को पढ़ रहा था। उसमें एक एंट्री थी जो सब कुछ बदल सकती थी। प्रिया का केस साधारण साइकोसिस नहीं है, उसकी बातें डरावनी हैं, लेकिन जो ज्यादा चौंकाने वाली बात है, मैंने भी वही सपना देखा, वही पेंडुलम, वही आवाज। मैं अब इस केस को केस नहीं समझता, ये कुछ और है। शायद चेतना के उस स्तर पर कुछ है जहां विज्ञान भी चुप हो जाता है। उसके नीचे एक आखिरी वाक्य लिखा था, अगर मैं कल न रहूं तो अयान को यह सब बताना जरूरी है। मैं चौंक गया। क्या डॉक्टर राघव जान गए थे कि उनका अंत निकट है? मैंने अगले दिन एक नींद विशेषज्ञ डॉक्टर सम्यक शुक्ला से मुलाकात की। वो यूनिवर्सिटी में न्यूरोसाइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। उन्हें मैंने प्रिया के चित्र, राघव की डायरी और अपने कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अयान, ये एक सिंड्रोम हो सकता है, शेयर्ड ड्रीम फेनोमेनन। बहुत कम मामलों में देखा गया है कि 2 या अधिक लोग एक जैसे सपने देखते हैं, पर यहां बात सिर्फ सपनों तक सीमित नहीं है। अगर कॉल और भौतिक घटनाएं हो रही हैं, तो ये किसी मानसिक शक्ति या ऊर्जा की उपस्थिति का संकेत भी हो सकता है। मैंने पूछा, क्या ये ऊर्जा किसी के जरिए काम कर रही हो सकती है? उन्होंने कहा, शायद। या तो वो शक्ति खुद अपने लिए माध्यम ढूंढ रही है, या किसी ने इसे बुलाया है। मैंने एक प्रयोग करने का निश्चय किया। मैंने प्रिया से अनुरोध किया कि वो एक रात मेरी निगरानी में सोए, ताकि मैं देख सकूं कि वास्तव में क्या होता है। हमने कमरे में कैमरे, ईएमएफ डिटेक्टर और साउंड रिकॉर्डर्स लगाए। रात को 1:58 बजे सब कुछ सामान्य था, लेकिन 2:11 पर कमरे का तापमान अचानक 8 डिग्री तक गिर गया। कैमरे में दिखा, प्रिया की सांसें तेज हो रही थी। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन वो गहरी नींद में थी। और तभी कैमरे के फ्रेम के बाएं कोने में एक परछाई उभरी, लंबी, काली और झुकी हुई। उसने धीरे धीरे प्रिया की ओर कदम बढ़ाए, और जैसे ही वो उसके पास पहुंची, एक जोरदार चीख सुनाई दी, जो किसी और की नहीं, मेरी खुद की थी, क्योंकि वो साया अब मेरी तरफ मुड़ रहा था। मुझे याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। जब सुबह हुई तो मैं कमरे के फर्श पर बेहोश पड़ा था। प्रिया अब भी सो रही थी, कैमरा अब भी चल रहा था, लेकिन रात के ठीक 2:03 से 2:09 तक की फुटेज गायब थी। ईएमएफ डिटेक्टर जल चुका था। साउंड रिकॉर्डर पर केवल एक पंक्ति दर्ज थी, तुम्हें चेतावनी दी थी, अयान। उसी दिन इंस्पेक्टर रवि का कॉल आया।
उसकी आवाज में कंपकंपी थी। अयान, एक और मौत हो गई है। वही तरीका, वही समय। मैंने पूछा, कौन? उसने कहा, डॉक्टर सम्यक शुक्ला। कभी कभी हकीकत से भागने के लिए लोग सपनों की दुनिया में जाते हैं, लेकिन जब सपनों में भी मौत इंतजार कर रही हो तो जागते रहना ही एकमात्र बचाव होता है। डॉक्टर सम्यक शुक्ला की मौत ने इस केस को और उलझा दिया था। अब ये सिर्फ प्रिया की मानसिक स्थिति या डॉक्टर राघव की आत्महत्या तक सीमित नहीं था। ये एक श्रृंखला थी, एक क्रम जिसमें हर कोई जो सच्चाई के करीब जाता वो गायब हो जाता या मर जाता। मैं तुरंत सम्यक के अपार्टमेंट पहुंचा। पुलिस पहले ही वहां थी। इंस्पेक्टर रवि ने मुझे बताया, कोई जबरदस्ती अंदर नहीं घुसा, दरवाजा अंदर से बंद था। लेकिन मैंने उसकी बात काटते हुए पूछा, क्या उसके कमरे में कैमरे लगे थे? हाँ, उसने कहा, लेकिन एक अजीब बात है, सारी रिकॉर्डिंग्स उस समय की डिलीट है जब उसकी मौत हुई। सिर्फ एक क्लिप बची है। मैंने क्लिप देखा। सम्यक अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा था। अचानक उसके आसपास की लाइटें फड़कने लगी। फिर कैमरे के कोने में वही साया, काला, लंबा और बिना चेहरा। और फिर स्क्रीन काली। उसकी नोटबुक में लिखा आखिरी वाक्य था, ये शक्ति जाग रही है और जो भी इसे रोकेगा मिटा दिया जाएगा। मैं अब केस की एक नई दिशा में सोच रहा था। ये कोई आत्मा नहीं, ये कोई प्राचीन मनोवैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा हो सकता है। मैंने यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में रिसर्च शुरू किया। एक किताब मिली, सोमनुम वेरिटास, जब सपने सच हो जाते हैं। उसमें एक अध्याय था नाइट वॉकर्स के बारे में, एक प्राचीन सिद्धांत जिसके अनुसार कुछ दुर्लभ व्यक्तियों के सपने एक साझा मानसिक आयाम से जुड़े होते हैं। अगर उस आयाम में कोई साया आकार ले ले तो वो जागती दुनिया में भी असर डाल सकता है। उस किताब में एक चेतावनी भी थी, अगर तुम उस साए को देख चुके हो तो अब तुम उसका हिस्सा हो। जागते रहो, वरना वो तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा। मैं प्रिया के पुराने स्कूल रिकॉर्ड्स खंगालने लगा। वहां एक चौंकाने वाला सच सामने आया। 9 साल पहले एक छात्रा का साया देखे जाने की शिकायत दर्ज हुई थी। उस छात्रा का नाम था प्रिया शर्मा। उस वक्त उसके माता पिता ने बताया था कि प्रिया नींद में चलने लगती थी और अक्सर एक नाम बड़बड़ाती थी, नगपिशाच, नाइट फैंटोम। मैंने जब उससे इस बारे में पूछा, वो रोने लगी। मैं भूल चुकी थी या भूलना चाहती थी। वो मेरा साथ बचपन से है। मैंने पूछा, तुमने कभी किसी को बताया? उसने कहा, मैंने सिर्फ एक बार राघव सर को सब कुछ बताया और अब वो नहीं रहे। अब तक जो भी मेरे साथ थे या तो मर चुके थे या दूर जा चुके थे। मैं अकेला था। लेकिन तभी मुझे एक ईमेल आया, बिना सब्जेक्ट के, सिर्फ एक लाइन, तुम साए से लड़ नहीं सकते, लेकिन तुम उसके नियम तोड़ सकते हो। नीचे एक अटैचमेंट था, एक पुराना मैन्युस्क्रिप्ट, किसी प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ का स्कैन, जिसका शीर्षक था, स्वप्नाजल नींद में बंद आत्माओं को मुक्त करने का मार्ग। मैंने तुरंत जवाब भेजा, तुम कौन हो? लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। मैंने फैसला किया, इस बार मैं खुद उस साए से सामना करूंगा। मैं जान गया था कि यह शक्ति सिर्फ रात के 2:13 पर सक्रिय होती है। उसी समय जब सम्यक मरा, जब मेरी चेतना डगमगाई, जब प्रिया कांपती रही, मैंने एक विशेष अनुष्ठान तैयार किया। उस ग्रंथ में दिए निर्देशों के अनुसार एक चक्र बनाया, 4 कोनों पर नमक, दियों की रेखा और बीच में मैंने खुद को बैठाया। एक कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा था। 2:12, कमरा ठंडा होने लगा। दियों की लौ एक एक कर बुझने लगी। सन्नाटा घना हो गया और फिर 2:63 एक दरवाजा अपने आप खुला। अंधेरे में वही परछाई। इस बार वो और भी बड़ी थी, जैसे किसी अंधे तूफान की तरह। वो चुपचाप मेरे सामने आई और फिर एक आवाज गूंजी, लेकिन किसी इंसान की नहीं, बल्कि अंदर तक कंपा देने वाली गूंज। तुमने मुझे बुलाया, अब तैयार हो जाओ। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली
और मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी परछाई मुझ पर झुक रही थी, लेकिन मेरा ध्यान उस मंत्र पर था। स्वप्न जाल विदार्यामि, चैतन्य शुद्ध स्थापयामि। कमरे में अजीब सी गूंज फैल गई। वो परछाई पीछे हटने लगी। एक जोरदार चीख हुई और फिर सब कुछ शांत। जब मैं उठा तो कमरे में चारों तरफ राख बिखरी थी। कैमरे की रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक फ्रेम था, वो भी राख से बनी एक आकृति जो ठीक मेरी जगह बनी थी। मानो मैंने कुछ पीछे छोड़ा हो, या शायद कुछ अंदर समा गया हो। मेरे मोबाइल पर एक नया वॉइस नोट आया। वो वही रहस्यमय आवाज थी। तुमने नियम तोड़े, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। हर खेल के कुछ नियम होते हैं, लेकिन जब सामने वाला खिलाड़ी कोई इंसान न होकर परछाई हो, तो नियम भी उसी के होते हैं। और जो उन्हें तोड़ता है वह या तो खुद को खो बैठता है या सब कुछ। रात उस भयानक अनुष्ठान के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। हर चीज सामान्य दिख रही थी, लेकिन भीतर कुछ बदल गया था, जैसे समय और चेतना के बीच की परत हल्की हो गई हो। सुबह उठते ही मैंने देखा, मेरे कमरे की दीवारों पर कुछ उभरा हुआ था, जैसे किसी नाखून से खींचे गए चिन्ह। वो संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था, नियम तोड़ा गया है, अब परिणाम भुगतना होगा। इंस्पेक्टर रवि को मैंने बुलाया, लेकिन जब तक वो पहुंचा दीवारें साफ थी। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी ब्लैंक हो चुकी थी। हर तकनीक जैसे उस शक्ति के सामने बेजान थी। दोपहर होते होते एक और कॉल आई। इस बार एक पत्रकार की रहस्यमयी मौत की खबर थी। नाम था कनिका जोशी। वो प्रिया के केस पर खुद रिसर्च कर रही थी और कुछ दिनों पहले उसने मुझसे संपर्क भी किया था। मैं तुरंत उसके फ्लैट पहुंचा। वहां एक नोट मिला, लिखा था, मैंने उस साई की सच्चाई खोज ली है, लेकिन अब वो मुझे खोज रहा है। उसका शरीर बिस्तर पर था, आंखें खुली हुई, जैसे किसी ने सपने में ही उसका जीवन छीन लिया हो। पास ही उसकी डायरी थी। उसमें एक नाम बार बार लिखा गया था, क्लैरिटी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो स्लीप रिसर्च। नया सुराग, नया दरवाजा। क्लैरिटी इंस्टीट्यूट एक बंद हो चुका रिसर्च सेंटर था, जो 1996 में बंद कर दिया गया था। वहां पर सपना विश्लेषण, डीप हिप्नोटिक रिसर्च और मानसिक नेटवर्किंग के प्रयोग किए जाते थे। मैं वहां पहुंचा। जगह वीरान थी, लेकिन जैसे किसी ने हाल ही में वहां कदम रखे हों। अंदर पुराने दस्तावेज, जले हुए पेपर्स और एक कमरा था, ड्रीम इमरजेंस लैब। वहां एक पुराना कंप्यूटर अभी भी चालू अवस्था में था और उस पर एक फोल्डर ब्लिंक कर रहा था, प्रोजेक्ट नक्ता पिशाच। फोल्डर में दर्जनों फाइल्स थी, जिनमें सोए हुए मरीजों की ईईजी रिपोर्ट्स, उनके सपनों के आरेख, और डरावनी बात यह थी कि सब में एक ही आकृति बार बार दिख रही थी, वही काली परछाई। एक डॉक्यूमेंट ने मेरी रूह कंपा दी। ये परछाई उन मस्तिष्कों को लक्ष्य बनाती है जो जागरूकता की उच्च सीमा तक पहुंच चुके होते हैं। इसे रोका नहीं जा सकता, केवल समय को पीछे मोड़कर नियम बदले जा सकते हैं। मैं वापस लौटा, लेकिन प्रिया अपने घर पर नहीं थी। इंस्पेक्टर रवि ने बताया कि रात 2:03 पर उसकी बिल्डिंग की लाइट फट गई और सीसीटीवी कैमरा ब्लैक हो गया। उसके कमरे से सिर्फ एक आवाज सुनाई दी थी, खेल फिर से शुरू हुआ है। मैं दौड़ते हुए उस फ्लैट पर गया। कमरा खाली था, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, अब उसकी बारी है और फिर तुम्हारी। मैंने उसी रात क्लैरिटी इंस्टीट्यूट में प्रिया को खोजने का निर्णय लिया। वहां की एक गुप्त सुरंग जो लैब से नीचे जाती थी, उसमें अजीब अजीब चित्र और रटने की आवाजें गूंज रही थी। मैं एक गहरे कक्ष में पहुंचा, जहां एक पुराना बेड, ईईजी मशीन और एक ऑडियो टेप प्ले हो रही थी। तुमने खेल शुरू किया है, अब खत्म भी तुम्हें ही करना होगा। प्रिया वहां नहीं थी, लेकिन वहां उसका दुपट्टा और उसकी घड़ी रखी थी, जो बंद हो चुकी थी ठीक 2:03 पर। अब मेरे पास सिर्फ एक रास्ता था, मैं खुद उस चेतन आयाम में प्रवेश करूं, जहां वो परछाई पल रही है। उस खेल के नियम समझकर उन्हें तोड़ना। लेकिन इसके लिए मुझे उसी अवस्था में जाना होगा
जिसमें सम्यक, राघव, कनिका और अब प्रिया गई थी। मैंने ईईजी हेडसेट लगाया, अपने दिल की धड़कनों को स्थिर किया और उसी टेप को प्ले किया। मैं नींद में जा रहा था, लेकिन ये नींद नहीं थी, ये चेतना के बाहर की यात्रा थी। मैं एक अंधेरे मैदान में था, जहां सिर्फ एक चौसर बिछी हुई थी। उस पर बैठे थे सम्यक, राघव, कनिका और प्रिया, पर सब मूर्तियों जैसे लग रहे थे। सामने बैठा था साया, अब एक चेहरा लिए हुए। वो मेरा चेहरा था। उसने कहा, तुम ही हो जिसने सब कुछ शुरू किया, अब तुम ही हो जो खत्म करेगा। मैंने पूछा, कौन हो तुम? उसने जवाब दिया, मैं वो हूं जो नींद से पहले जागता है और जो सपनों से पहले डराता है। मैं हूं नियम। कुछ खेल ऐसे होते हैं जिनमें जीतने वाला भी सब कुछ हार जाता है। ये मैं अब जान पाया हूं, लेकिन उस समय मैं सिर्फ एक दोस्त, एक सच्चाई और एक जीवन के लिए लड़ रहा था। हम पांचों, मैं, इंस्पेक्टर रवि, प्रिया, सम्यक और राघव, क्लैरिटी इंस्टीट्यूट के अंधेरे तहखाने में खड़े थे। यहां का हर कोना जैसे चेतावनी दे रहा था। दीवारों से टपकती नमी, फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े और वो चौसर, सब कुछ किसी भयावह अंत का पूर्वाभास दे रहे थे। दीवार पर चमकते शब्द एक बार फिर प्रकट हुए, तुम सब इस खेल में अब तक सिर्फ मोहरे थे, पर अब असली चाल शुरू होती है। समय सीमित है, एक गलती और कोई हमेशा के लिए इस तहखाने में खो जाएगा। मैंने चौसर की ओर देखा। अब उसमें एक और मोहरा था, जिस पर मेरा नाम खुदा था। प्रिया मेरे करीब आकर फुसफुसाई, अयान, ये खेल तुझसे लड़ रहा है, बाकी सब अब सिर्फ दर्शक है। जैसे ही मैंने चौसर पर पहली चाल चली, मेरी चेतना एक भयानक यात्रा पर निकल गई। हर चाल एक दरवाजा खोलती थी, मेरे अतीत का, मेरे डर का, मेरी असफलताओं का। मैं एक अंधेरे कमरे में पहुंचा, जहां एक छोटी मेज पर मेरी मां की तस्वीर रखी थी। पास में एक बच्चा बैठा था, डरा हुआ, सहमा हुआ, और वो मैं था। तभी एक छाया मेरे पीछे आई, वही रहस्यमय आवाज जो कॉल पर आई थी। बोली, तू अब तक भाग रहा है अयान, मां को नहीं बचा पाया, प्रिया को नहीं बचा पाएगा। मैंने जवाब दिया, डर में जीना मुझे नहीं आता, और अब मैं तुझसे भी नहीं डरता। मैं चौसर की अगली चाल चल रहा था, लेकिन साथ ही मेरे सामने इंस्पेक्टर रवि छटपटा रहा था। उसकी आंखें खाली थी, जैसे उसकी आत्मा किसी और जगह फंसी हो। सम्यक फर्श पर बेसुध पड़ा था। राघव एक कोने में बैठा कांप रहा था। प्रिया मेरी आंखों में देख रही थी। तू अगर हारा तो हम सब हार जाएंगे। मेरे दिमाग में एक फ्लैश हुआ। वो फाइल, इंस्टीट्यूट की पुरानी गुप्त फाइल, जिसका नाम था ड्रीम कंट्रोल प्रोटोकॉल 9। उसमें एक लाइन थी, अगर स्वप्न में आत्मा जाग जाए तो अधूरी आत्मा पूरी हो सकती है। तभी मुझे समझ आया, ये सब एक मानसिक प्रयोग था, एक ब्रेन वॉशिंग एक्सपेरिमेंट, जिसे दशकों पहले क्लैरिटी इंस्टीट्यूट में शुरू किया गया था। इन लोगों को चुनकर बुलाया गया था, मैं, रवि, प्रिया, ताकि देखा जा सके कि डर की पराकाष्ठा पर इंसानी चेतना कैसा व्यवहार करती है। अब समय समाप्त हो रहा था। चौसर में अंतिम चाल बची थी, और ये चाल एक बलिदान मांग रही थी। या तो मैं प्रिया को मोहरा बनाकर बाहर निकालता, या खुद को। मैंने प्रिया की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, मगर विश्वास भी था। मैंने चौसर पर अपने नाम वाले मोहरे को अंतिम कोने में रखा। एक जोरदार झटका हुआ, खेल की रोशनी बुझ गई, दीवारें कांपने लगी। एक दिल दहला देने वाली चीख वातावरण में गूंजी। वो छाया चीख रही थी, तेरा बलिदान इस खेल को तोड़ नहीं सकता अयान। मैंने चिल्लाकर कहा, यह खेल अब खत्म हो चुका है, अब तुझे सोना होगा, हमेशा के लिए। हम सब बेहोशी से उठे, एक सरकारी अस्पताल के बेड पर। डॉक्टर कह रहे थे कि हमें क्लैरिटी इंस्टीट्यूट में गैस द्वारा बेहोश किया गया था, लेकिन हम जानते थे
वो सिर्फ नींद नहीं थी, वो एक और दुनिया थी, हमारे भीतर की दुनिया। इंस्पेक्टर रवि ने मेरी ओर देखकर कहा, क्या तू जानता है कि ये खेल असली था या सिर्फ मानसिक भ्रम? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच और भ्रम के बीच बस एक कॉल का फर्क होता है। क्लैरिटी इंस्टीट्यूट बंद कर दिया गया, मगर किसी ने नहीं पूछा कि वो रहस्यमय कॉल कहां से आई थी। एक रात जब सब कुछ शांत था, मेरी घड़ी ने फिर से 2:13 दिखाया। मोबाइल की स्क्रीन चमकने लगी। वही अनजान नंबर। मैंने कांपते हाथों से कॉल उठाया। उधर से वही धीमी रहस्यमय आवाज, इस बार तेरे डर को तेरे अपनों की शक्ल में भेजूं। उस रात मैंने मोबाइल बंद कर दिया, पर मैं जानता था खेल अब भी जारी है, शायद किसी और शहर, किसी और इंसान के दिमाग में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।